नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो मैंने क्वेश्चंस लिया है ये आपका क्या है, पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमको ये पता लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या, देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित किए थे? सरबराज, नरेंद्र राज, सुदेव राज या प्रसन्न मात्र? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित किए थे? इसका सही आंसर आपका प्रसन्न मात्र। इसका सही आंसर क्या होगा जी? आपका प्रसन्न मात्र हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोग को सरबपुरी राजवंश के बारे में, सरबपुरी राजवंश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबके बारे में आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, सरबपुरी राजवंश का अन्य नाम, इसका अन्य नाम और क्या था? सरबपुरी राजवंश को आपका अमरार्य कुल, अमरार्य कुल या इसी को अमरज कुल के नाम से भी जानते थे। अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी इसको जाना जाता था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सरबपुरी राजवंश, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी या राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी सरबपुर, जो आपका वर्तमान सारंगढ़ वाला क्षेत्र है ना जी, वर्तमान सारंगढ़ वाला जो क्षेत्र है वही इसकी राजधानी थी, जिसका नाम था सरबपुर। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा सरबपुरी राजवंश के संस्थापक कौन हुए, तो इसके संस्थापक कौन हुए? राजा सरबराज। कौन हुए जी? आपका राजा सरबराज। इसके संस्थापक हुए राजा सरबराज, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं राजा सरबराज के बारे में जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में क्या क्या बता दिया? सरबपुरी राजवंश का अन्य नाम अमरार्य कुल या अमरज कुल, इसकी राजधानी सरबपुर जो वर्तमान सारंगढ़ वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र की बात हो रही है। संस्थापक राजा सरबराज, जिसके बारे में जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सरबपुरी राजवंश के शासक कौन से धर्म का पालन करते थे? तो आपको ध्यान रखना है वैष्णव धर्म। ये आपका वैष्णव धर्म का पालन करते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ, सरबपुरी राजवंश के प्रमुख शासक की बात करता हूँ, तो प्रमुख शासक में सबसे पहले आपको याद रखना है राजा सरबराज। सबसे पहले तो राजा सरबराज जो कि संस्थापक हुए, राजा सरबराज के बाद दूसरा आपको याद रखना है आपका नरेंद्र राज। दूसरा नरेंद्र राज के बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है प्रसन्न मात्र के बाद चौथा शासक हो जाएगा आपका मान मात्र। ठीक है, मान मात्र या इसी को दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं, मान मात्र या दुर्गराज। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सुदेव राज। इसके बाद सुदेव राज हो जाएगा। सुदेव राज के बाद आपको याद रखना है प्रवर राज प्रथम और प्रवर राज प्रथम के बाद आपका प्रवर राज द्वितीय हो जाएगा। देखो, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, शासक का नाम दे देगा और पूछेगा इस शासक का संबंध कौन से राजवंश से था करके। तो याद रखना, देखो आपका मैंने सरबपुरी राजवंश के शासक का नाम भी बता दिया, राजा सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, मान मात्र या दुर्गराज, फिर सुदेव राज, फिर प्रवर राज प्रथम, फिर प्रवर राज द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित किए थे? तो आपका प्रसन्न मात्र। तो इसी प्रसन्न मात्र ने क्या किया था? इन्होंने निडला नदी के तट पर, निडला नदी जो आपका लीलागढ़ नदी, जो वर्तमान में जिसको हम लोग लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम था। तो प्रसन्न मात्र जी ने निडला नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था। प्रसन्नपुर नामक क्या किया था? शहर बसाया था और इसे उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और प्रसन्नपुर जो हम लोग वर्तमान मल्हार बोलते हैं, मल्हार, इसी को आपका पहले प्रसन्नपुर नामक शहर के नाम से जानते थे। आगे सबको समझ में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपको प्रसन्न मात्र। तो सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित किए थे? तो इसका सही आंसर प्रसन्न मात्र। सरबपुरी राजवंश का अन्य नाम अमरार्य कुल या अमरज कुल, राजधानी सरबपुर जो वर्तमान सारंगढ़ क्षेत्र है, संस्थापक राजा सरबराज, कौन से धर्म का पालन करते थे? यहाँ के शासक वैष्णव धर्म का, प्रमुख शासक राजा सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, मान मात्र, दुर्गराज, सुदेव राज, प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज द्वितीय, और प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना प्रसन्न मात्र जी ने किया था, निडला नदी अर्थात लीलागढ़ नदी के तट पर। और वर्तमान में जो हम लोग मल्हार कहते हैं उसी का प्राचीन नाम क्या था? आपका प्रसन्नपुर था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ सभी बात आप लोग को याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं।
छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल की उपाधि खुदवाया था? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम और जगतदेव। वापस से सुनिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल की उपाधि खुदवाया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका सही आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाजलदेव प्रथम हो जाएगा, जिसका शासनकाल आपका 1095 से 1120 ईस्वी था, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जाजलदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1095 से 1120 आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो जाजलदेव प्रथम थे ये कलचुरी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए, ध्यान रखना। जाजलदेव प्रथम ये आपका कलचुरी, है ना, कलचुरी राजवंश, ये कलचुरी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, सबसे शक्तिशाली कलचुरी राजवंश के सबसे शक्तिशाली क्या थे जी, आपका शासक थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इन्होंने ही जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, इन्होंने आपका जाजल्यपुर नगर की स्थापना किया था, जाजल्यपुर नगर की क्या किया था, स्थापना किया था। इसी को वर्तमान में हम लोग जांजगीर, ठीक है, जांजगीर के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इस जाजल्यपुर नगर में विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इनको ही आपका गज शार्दुल की उपाधि से आपका नवाजा गया था, उपाधि दिया गया था, ठीक है। गज शार्दुल मतलब हाथियों का आपका वध करने वाला, ठीक है। याद रखना, आपको गज शार्दुल की उपाधि ये आपका किसको दिया गया था, जाजलदेव प्रथम को दिया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था जी, ठीक है। ध्यान रखना, इन्होंने त्रिपुरी की, एक क्वेश्चन आता है कि कौन से कलचुरी शासक ने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया था। इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को क्या किया था, अस्वीकार किया था। त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार किया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को क्या किया था, पराजित किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव को क्या कहते हैं, इन्होंने पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। क्या क्या बता दिया, मैंने बताया कि आपका पराजित किया, ठीक है। मैंने बताया कि जो आपका जाजलदेव प्रथम ये कलचुरी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। इसका शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी रहा, ठीक है। इनकी उपाधि गज शार्दुल अर्थात हाथियों के शिकारी हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। फिर मैंने आपको बताया इन्होंने आपका छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इन्होंने क्या किया था, आपका बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित पाली के, है ना, कहाँ के जी, आपका पाली के शिव मंदिर का क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने जाजल्यपुर नगर बनाकर वहाँ आपका विष्णु मंदिर का भी स्थापना किया था। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब रत्नदेव द्वितीय का अगर मैं शासनकाल की बात करता हूँ तो रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल था 1120 से आपका 1135 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय का आपका 1135 से आपका 1165 हो जाएगा इसका शासनकाल। और जगतदेव का इसका शासनकाल था 1168 से आपका 1178। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल की उपाधि खुदवाई थी, तो इसका सही आंसर जाजलदेव प्रथम। कलचुरी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए, तो जाजलदेव प्रथम हुए, जिसका शासनकाल था 1095 से 1120। इन्होंने आपका जाजलपुर नगर की स्थापना किया, जिसको वर्तमान में हम लोग जांजगीर बोलते हैं, है ना। और इन्होंने वहाँ आपका विष्णु मंदिर की स्थापना भी किया था। और इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बाकी रत्नदेव द्वितीय के बारे में ध्यान रखना है, इसका शासनकाल 1120 से 1135, पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से 1165 और जगतदेव का 1168 से 1178 के बीच इसका शासनकाल रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। दूसरा, कंडेल नहर सत्याग्रह, है ना, ये क्या आपका कंडेल है जी। दूसरा, कंडेल नहर सत्याग्रह। तीसरा, भूमकाल विद्रोह। चौथा, उदयपुर विद्रोह। पांचवा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमित क्रम है। देखो आपका यहाँ पास
5 घटनाएं दिए गए हैं, इनका आपको कालानुक्रमित क्रम बताना है, मतलब क्रम से आपको सजाना है। देखिए चलिए अब सबसे पहले देखते हैं सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा राजनांदगांव में किया गया था। 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा कहाँ किया गया था जी? आपका राजनांदगांव में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजनांदगांव में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह सभी को पता होगा। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में हुआ था। धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। आपका नहर के पानी में आपका कर लगा दिया गया था उसके विरोध में, ठीक है। तो आपका कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। भूमकाल जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ये 1910 में हुआ था गुंडाधुर के नेतृत्व में। गुंडाधुर के नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका भूमकाल विद्रोह हुआ था, 1910 में हुआ था। सब चीज़ को ध्यान रखना है। उदयपुर विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर जो विद्रोह हुआ था 1858 में हुआ था, ये आपका कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1858 में आपका कल्याण सिंह, सरगुजा में कल्याण सिंह ना, कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उदयपुर विद्रोह कब हुआ था? 1858 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था सरगुजा में। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुआ था। सीएम ठक्कर, है ना, सीएम ठक्कर जी ने इसकी स्थापना किया था। कब? 1906 में सीएम ठक्कर जी ने, है ना, सीएम ठक्कर जी ने इसकी स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो याद करिए। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा राजनांदगांव में। कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ था, धमतरी के आपका कंडेल नामक ग्राम में हुआ था। भूमकाल विद्रोह 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। उदयपुर विद्रोह 1858 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना 1906 में सीएम ठक्कर जी के द्वारा। अब देखो, अब घटनाओं को आपको सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? देखिए सबसे पहले 1858 आएगा। 1858 के बाद क्या आएगा जी? आपका 1858 के बाद आ जाएगा आपका ये आपका 1906 आ जाएगा। 1906 के बाद क्या आएगा? आपका 1909 आ जाएगा। 1909 के बाद क्या आएगा? आपका 1910 आ जाएगा। 1910 के बाद क्या आएगा? आपका 1920 आएगा, ठीक है। यही आएगा 1858, 1906, 1909, 1910, 1920। तो देखिए आपका 1858 मतलब ये आपका चौथा ऑप्शन पहले आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पास चौथा ऑप्शन इसमें पहले आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद चौथा के बाद 1906 आना चाहिए। 1906 के इसमें आपका पाँचवा में है, तो आपको पाँचवा आना चाहिए, है ना। ये भी है आपका, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद 1906 के बाद 1909 मतलब पहला ऑप्शन, तो ये आपका पहला ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1909 के बाद 1910 किस में है? आपका देखो तीसरा ऑप्शन में ये तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 1920 ये किस में? आपका दूसरा। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ। भूमकाल विद्रोह 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। उदयपुर विद्रोह 1858 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में जो सरगुजा में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना 1906 में सीएम ठक्कर जी के द्वारा किया गया था। सभी बातों को ध्यान रखना है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 में संबलपुर के विद्रोह का नेता था? सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में संबलपुर के विद्रोह का नेता था? शहीद वीर नारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राय दासपंत और सुरेंद्र साय। इसका सही आंसर क्या होगा? जब आपका सुरेंद्र साय हो जाएगा, ठीक है। आपका जो संबलपुर का विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक है। संबलपुर का जो विद्रोह हुआ था, संबलपुर का विद्रोह कब हुआ था? जब आपका 1857 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व संबलपुर के जमींदार किसके द्वारा? आपका सुरेंद्र साय के द्वारा। किसके द्वारा जी? आपका सुरेंद्र साय जी के द्वारा क्या किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सुरेंद्र साय हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सुरेंद्र साय जी है, इसको आपका 1864 में गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? आपका 1864 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि सुरेंद्र साय को कब गिरफ्तार किया गया था? तो आपका 1864 को गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखना है ना। और गिरफ्तार करके इसको असीरगढ़, है ना, इसको असीरगढ़ किले में रखा गया था। असीरगढ़ किले में रखा गया था। गिरफ्तार करके इन्हें असीरगढ़ किले में रखा गया था, ये आपको याद रखना है। और 1884 में जहां इसकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 1884 में इसकी मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद माना जाता है। ध्यान रखना आपका सुरेंद्र साय को
सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद माना जाता है। ठीक है, इसको अंतिम शहीद माना जाता है, अंतिम शहीद माना जाता है, ये आपको याद रखना है, अंतिम शहीद माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कौन 1857 में संबलपुर के विद्रोह का नेता था, तो आपका याद रखना है सुरेंद्र साय। और संबलपुर का विद्रोह जो कि 1857 में होता है, इसका नेतृत्व वहाँ के जमींदार सुरेंद्र साय जी ने किया था। 1864 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और असीरगढ़ जिले में उसको रखा गया, और इसी दौरान 1884 में उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। और सुरेंद्र साय जी को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अंतिम शहीद माना जाता है। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ आपका जो विद्रोह हुआ था उसके नाम बताऊंगा, आप लोग को तुरंत मेरे साथ याद करते चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना आपका बदरगढ़ की क्रांति। ठीक है, बदरगढ़ की क्रांति हुआ था 1833 में, जिसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह। इसको याद करिए, अजीत सिंह ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान रखना आपका सोना खान का विद्रोह। ठीक है, सोना खान का जो विद्रोह हुआ था, सोना खान जमींदारी का जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था जो आपका 1819 में हुआ था। कब? 1819 में। और इसका नेतृत्व राम राय, ठीक है, राम राय सी जी ने किया था, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, राम राय सी जी ने। तीसरा आपको ध्यान रखना है आपका 1856 में क्या हुआ था, आपका सोना खान का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, आपका वीर नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, वीर नारायण सिंह जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा आप लोग को याद रखना है आपका 1857 में सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ था। 1857 में सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कमल सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जब कमल सिंह है, इसका नेतृत्व किसने किया था, कमल सिंह ने किया था। देखो बदरगढ़ का जो विद्रोह था 1833 में, इसका नेतृत्व अजीत सिंह के द्वारा। सोना खान का विद्रोह 1819 में राम राय सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1856 में वापस से सोना खान का विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व वीर नारायण सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद 1857 में आपका सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व कमल सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1857 में ही आपका सुहागपुर का विद्रोह हुआ था, रंगाजी बापू ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 में आपका सुहागपुर, ठीक है, सुहागपुर का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व रंगाजी बापू ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1858 में आपका क्या हुआ था, देखो 1857 में सुहागपुर का विद्रोह हुआ था, है ना, जिसका नेतृत्व रंगाजी बापू ने किया था। 1858 में आपका कहाँ का विद्रोह हुआ था, जबकि उदयपुर का, है ना, 1858 में उदयपुर का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1858 में उदयपुर का विद्रोह था, जिसका नेतृत्व कल्याण सिंह के द्वारा किया गया था, सभी बातों को याद रखना है। और 1858 में सिपाही विद्रोह भी हुआ था, जिसका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया था, इसको भी लिख लीजिए। 1858 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, जब आपका हनुमान सिंह ने, किसने किया था, हनुमान सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। चलो वापस से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि कौन 1857 में संबलपुर के विद्रोह का नेता था, इसका सही आंसर सुरेंद्र साय हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया कि संबलपुर का विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साय जी ने किया था। और सुरेंद्र साय जी को 1864 में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इसको असीरगढ़ जिले में बंद कर दिया गया था। 1884 में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, और सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद माना जाता है। फिर मैंने आप लोग को बताया कि बदरगढ़ का जो विद्रोह हुआ था, जो कि 1833 में हुआ था, इसके नेतृत्व करते हुए अजीत सिंह। सोना खान जमींदारी का जो विद्रोह हुआ था 1819 में हुआ था, जिसका नेतृत्व राम राय सिंह जी ने किया था। 1856 में सोना खान का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व वीर नारायण सिंह जी ने किया था। 1857 में सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व आपका कमल सिंह जी ने किया था। उसके बाद 1857 में सुहागपुर का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व रंगाजी बापू ने किया था। 1858 में उदयपुर का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ 1857 में संबलपुर का भी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र साय के द्वारा किया गया था। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, देखो जो खरौद का लखनेश्वर मंदिर है, इसी को आपका लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आपका लखनेश्वर मंदिर को लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, जाजल देव का, ईशान देव का, तखत सिंह का, या महाशिवगुप्त का। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ईशान देव। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर को छत्तीसगढ़ की मोक्ष नगरी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका लखनेश्वर मंदिर है, लखनेश्वर मंदिर, इन्हें आपका छत्तीसगढ़ की मोक्ष नगरी काशी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसे छत्तीसगढ़ की मोक्ष नगरी, ठीक है, मोक्ष नगरी काशी
काशी के नाम से, काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, जाना जाता है। और इसी लखनेश्वर मंदिर को आपका लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने खर और दूसर नामक असुरों की मुक्ति के बाद यहाँ लखनेश्वर मंदिर की स्थापना किया था। ठीक है, माना जाता है कि जो आपको भगवान राम जी ने खर और दूसर नामक जो आपका असुर थे, इनको संहार किया था। संहार करने के बाद आपका लखनेश्वर मंदिर की स्थापना किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ईशान देव का उल्लेख होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पचराही से, अकलतरा से, सिरपुर से या बानाबरस से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पचराही से या आपका अकलतरा से या सिरपुर से या बानाबरस से? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा? आपका बानाबरस। ठीक है, बानाबरस जो कि आपका दुर्ग जिले में पड़ता है, वहाँ से कांचगुप्त किन्हें बोला जाता था? रामगुप्त को, है ना। तो बानाबरस जो कि आपका दुर्ग जिला में पड़ता है, तो बानाबरस से आपका कांचगुप्त जिन्हें आपका रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इनका सिक्का प्राप्त हुआ है। इनका क्या है? आपका सिक्का, इनका सिक्का प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? इसका सही आंसर आपका बानाबरस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब चलिए मैं गुप्त वंश के बारे में आप लोग को बताता हूँ। तो गुप्त वंश अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बाद आपका हो जाएगा जब आपका रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बाद हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त के बाद क्या होगा? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद भी आपको ध्यान रखना है आपका कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है आपका भानुगुप्त। और अभी बताया था इसी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरबपुरी राजवंश के शासक राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन आता है कि कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन आता है कि कुमारगुप्त का, ठीक है, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से जी? आपका आरंग। कहाँ से? आपका आरंग। इसका प्राचीन नाम भांडेर था, इसको मंदिरों का नगर के नाम से जानते हैं, आरंग को, है ना। तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है जी, आपका आरंग से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको ध्यान रखना है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते थे, है ना। तो विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जी कहाँ से? आपका खरसिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? खरसिया से प्राप्त हुआ है। सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर आपका बानाबरस से, जो कि दुर्ग जिला में पड़ता है ना। और रामगुप्त को ही कांचगुप्त बोलते थे, जिसका सिक्का बानाबरस से प्राप्त हुआ है। और मैंने गुप्त वंश के आप लोग को शासक बता दिए, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। उसके बाद कुमारगुप्त, फिर भानुगुप्त के बारे में ध्यान रखना, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का ये कहाँ से मिला है? आरंग से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका खरसिया से प्राप्त हुआ है। सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार का निर्माण किया था। महादेव जी ने, राजगुरु प्रियो रतन महाथेरा जी ने, या महिंदा जी ने, या प्रभु आनंद जी ने? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार का निर्माण किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रभु आनंद हो जाएगा। ठीक है, 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार की स्थापना किया था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में, याद रखना, छठवीं शताब्दी में प्रभु आनंद ने, ठीक है, प्रभु आनंद ने कहाँ जी? आपका सिरपुर में। प्रभु आनंद ने सिरपुर में क्या किया था? सिरपुर में उन्होंने आपका सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आपका स्वास्तिक विहार के साथ साथ आपका एक और आपका प्रभु आनंद कुटी द्वार, है ना। देखो, आपका 6वीं शताब्दी में प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार, साथ ही साथ आपको याद रखना है आनंद कुटी विहार का निर्माण करा था। स्वास्तिक विहार और एक और है आपका आनंद कुटी विहार, है ना। आनंद कुटी विहार का
विहार का निर्माण कराया था। स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कौन सी शताब्दी में? तो आपका 6वीं शताब्दी में आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका चीनी यात्री हेंगस्वांग जो कि आपका 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री हेंगस्वांग है ना, चीनी यात्री हेंगस्वांग इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था, ये आपको याद रखना है, यात्रा किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रभु आनंद। तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम प्रभु आनंद जी है, जिसने 6वीं शताब्दी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का स्थापना किया था, निर्माण किया था। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि चीनी यात्री हेंगस्वांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रभु आनंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। धीरज सिंह, शिवराज सिंह, कल्याण सिंह या हनुमान सिंह? बताइए किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह ये आपका रायपुर के सिपाही विद्रोह, ठीक है, जो आपका हनुमान सिंह ये क्या था? देखो किससे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो जो हनुमान सिंह हैं ये आपका बैसवाड़ा के राजपूत थे, है ना, बैसवाड़ा, ये आपका बैसवाड़ा के राजपूत थे। क्या थे? आपका राजपूत थे, ये आपको याद रखना है, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपका रायपुर में 3री बटालियन में, है ना, ये आपका रायपुर में 3री बटालियन में, तीसरी बटालियन में, रायपुर में 3री बटालियन में याद रखना आपका, ये आपका मैगजीन लश्कर के रूप में, मैगजीन लश्कर के रूप में क्या थी? आपका तैनात थे, मैगजीन लश्कर के रूप में तैनात थे। चलो क्या क्या बता दिया। देखो हनुमान सिंह बैसवाड़ा के राजपूत थे, ध्यान रखना। ये रायपुर के 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के रूप में क्या थे? आपका तैनात थे। देखो 1857 में क्या हुआ था? आपका विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें मंगल पांडे के योगदान से प्रेरित होकर हनुमान जी ने क्या किया था? 19 जनवरी 1858 में सर्जन सिडवेल की हत्या कर दिया था। 19 जनवरी 1858 में, 19 जनवरी 1858 में इन्होंने क्या किया था? सर्जन, ठीक है, सर्जन सिडवेल की हत्या कर दिया था। सिडवेल की हत्या कर दिया था, ठीक है, सिडवेल की हत्या कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बार बार। देखो उसी समय 1857 की क्रांति चल रहा था, तो 1857 की जो क्रांति में मंगल पांडे के योगदान से प्रेरित होकर यहाँ के आपका एक कौन हुए? आपका राजपूत हनुमान सिंह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका सिडवेल की हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? जो आपका सिडवेल की हत्या कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हनुमान सिंह, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे के योगदान से प्रेरित होकर हनुमान सिंह ने 19 जनवरी 1858 को सर्जन सिडवेल की हत्या कर दिया था, ये आपको याद रखना जी, है ना। बाकी देखो आपका 1858 में उदयपुर के विद्रोह का नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था। ठीक है, 1858 में जो आपका उदयपुर का विद्रोह हुआ था, उदयपुर का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कल्याण सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपका 2 आपका सदस्य शामिल थे, शिवराज सिंह और धीरज सिंह। ठीक है, इस जो आपका उदयपुर का जो विद्रोह हुआ था, इसमें सदस्य के रूप में शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह और धीरज सिंह शामिल थे, शिवराज सिंह और धीरज सिंह। ठीक है, धीरज सिंह क्या थे? जो आपका शामिल थे, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका हनुमान सिंह। आपस सुनेंगे किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो आपका हनुमान सिंह को, जो कि बैसवाड़ा के राजपूत थे, रायपुर में 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के रूप में तैनात थे, ये आपको याद रखना है। और 19 जनवरी 1858 में उन्होंने सर्जन सिडवेल की हत्या कर दिया था। और किससे प्रेरित होकर? देखो 1857 की क्रांति चल रहा था, तो उसमें आपका मंगल पांडे के योगदानों से प्रेरित होकर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने आपका सर्जन सिडवेल की हत्या कर दिया था 19 जनवरी 1858 में। ठीक है, तो किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो ध्यान रखना हनुमान सिंह, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जो आपका हनुमान सिंह ने 1857 की क्रांति में जो आपका मंगल पांडे ने जो योगदान दिया था, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया था? यहाँ के आपका सिडवेल, है ना, यहाँ के आपका जो सर्जन सिडवेल है, उसकी हत्या कर दिया था 19 जनवरी 1858 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन
अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला, लाभरा जंगल सत्याग्रह पूरी तरह से गौड़ विद्रोह था। दूसरा, सिहावर नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। और पहला, कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है। दूसरा, कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है। तीसरा, कथन एक और दो दोनों सत्य है। और चौथा, कथन एक और दो दोनों असत्य है। बताइए जी। देखो आपको क्या करना है, कथनों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सही विकल्प को चुनना है। पहला, लाभरा जंगल सत्याग्रह पूरी तरह से एक गौड़ विद्रोह था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना, जो आपका लाभरा जंगल सत्याग्रह पूरी तरह से क्या था, जब आपका गौड़ विद्रोह था, बिल्कुल सही है, जो कि हुआ था आपका 8 सितंबर 1930 को। ठीक है, 8 सितंबर 1930 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था, ये भी आपका सही है। 21 जनवरी आपका ये हुआ था जब का 21 जनवरी है ना, 21 जनवरी 1922 को, 21 जनवरी 1922 को क्या हुआ था आपका, धमतरी जिला के सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या आपका सही है, कथन एक और कथन दोनों सत्य है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों सत्य है, इसका सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। और याद रखना एक डेट आपका 21 जनवरी है ना, 21 जनवरी 1939 को बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्या कहाँ हुआ था आपका, बद्रा टोला क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह, जिसमें आपका रामधीन गौड़ की क्या हो गया था, आपका मृत्यु हो गया था। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला कि 21 जनवरी 1939 को बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें रामधीन गौड़ शहीद हो गए थे, है ना। ये रामधीन गौड़ क्या हो गए थे, जो आपका शहीद हो गए थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाभरा जंगल सत्याग्रह पूरी तरह से गौड़ विद्रोह था, तो बिल्कुल सही है, जो कि 8 सितंबर 1930 को हुआ था। और कथन दो है कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है, जो कि हुआ था 21 जनवरी 1922 को हुआ था। तो कथन एक और कथन दोनों क्या है आपका सत्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, रत्नापुरा, रायपुर और त्रिपुरी और कुशस्थली। इसका सही आंसर क्या होगा, कुशस्थली। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था। ठीक है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था जी, रामायण काल। अगर मैं रामायण काल की बात करता हूं तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था आपका, दक्षिण कोसल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था आपका, दक्षिण कोसल था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी जी आपका कुशस्थली, है ना। इसकी राजधानी क्या थी आपका, कुशस्थली थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका कुशस्थली हो जाएगा। ठीक है, और इस काल में बस्तर को आपका, किस काल में आपका, रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जानते थे। याद रखना आपका, रामायण काल में रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कुशस्थली हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है पहला, देखो छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। दूसरा, राम झरना बस्तर में स्थित है। उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर चुनिए। पहला है देखो, कथन एक सही है तथा दो सही नहीं है। दूसरा, कथन एक सही नहीं है तथा दो सही है। तीसरा, दोनों कथन एक एवं दो सही है। और चौथा, दोनों कथन एक एवं दो सही नहीं है। देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है आपका, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। दूसरा, राम झरना बस्तर में स्थित है। देखो यार, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है ना, ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, राम झरना बस्तर में थोड़ी ना है, ये तो कहाँ है आपका, रायगढ़ में। ठीक है, आपका रायगढ़ में है, राम झरना आपका रायगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त कथनों में के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर चुनिए। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, कथन एक सही है और कथन दो सही नहीं है। इसका सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सिरपुर के बारे में, तो सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर, इन सभी की आपका मठ है, स्मारक है। सिरपुर में आपका बौद्ध है ना, बौद्ध हो जाएगा, जैन हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म आपका, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म मैंने क्या बताया कि जो आपका सिरपुर है, सिरपुर में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका हिंदू मंदिर और मठ स्मारक है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका हिंदू के मंदिर है, यहाँ मठ भी है और यहाँ स्मारक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ जी आपका, सिरपुर में। ठीक है, दूसरा चीज़ ध्यान रखना, सिरपुर में प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, सिरपुर में क्या किया जाता है आपका, प्रतिवर्ष। याद रखना, सिरपुर में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है जी आपका, बौद्ध सम्मेलन। सिरपुर में प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन
आयोजित किया जाता है, बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके बाद देखो यहाँ पास राम झरना बस्तर में स्थित है, जो कि तो आपका गलत हो जाएगा। जो राम झरना है ना, ये आपका रायगढ़ में है, रायगढ़ से 18 किलोमीटर दूर पर ये आपका राम झरना आप लोग को पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और याद रखना, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया था। किसने जी, आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि पांडुवंशी शासक थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में क्या किया था, अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। अनेक बौद्ध विहारों का क्या किया था जी, आपका निर्माण किया था। ये बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर चुनिए बोला गया था। तो आपका कथन एक तो सही है कि सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर और मठों के स्मारक है। प्रतिवर्ष यहाँ आपका बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है और महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। लेकिन बात करते हैं राम झरना, तो राम झरना आपका रायगढ़ में, रायगढ़ से 18 किलोमीटर दूर पर राम झरना आपका व्यवस्थित है ना। तो इसका सही आंसर आपका कथन एक सही है और कथन दो आपका सही नहीं है, हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेहनीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। करका भाट, कबरा पहाड़, मल्हार या तरीगढ़। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेहनीर या पाषाण स्तंभ बोला जा रहा है, पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका करका भाट, ठीक है। करका भाट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका पाषाण स्तंभ जिसको आपका मेहनीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मेहनीर के नाम से जानते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं बालोद जिला की बात करता हूँ तो बालोद जिला में आपको ध्यान रखना है, आपको करका भाटा, ठीक है। करका भाटा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चिरचारी हो जाएगा। चिरचारी के बाद आपका सोरर हो जाएगा। करका भाटा, चिरचारी, आपका सोरर। इसके बाद आपका करही भदर भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से जिला से, आपका बालोद जिला से, आपको अच्छे से याद रखना है। एक और आपका है मुजगहन, है ना, एक और जगह है आपका मुजगहन भी हो जाएगा, मुजगहन। अगर बात करता हूँ बालोद के बाद कोंडागांव जिला, ठीक है। कोंडागांव जिला से कहाँ आपका पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है, तो कोंडागांव जिला से आपको ध्यान रखना है गढ़धनौरा, ठीक है। गढ़धनौरा, कोंडागांव जिला से आपको ध्यान रखना है गढ़धनौरा से आपको पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। और आपका दंतेवाड़ा से गामावाड़ा, है ना, आपको ध्यान रखना है दंतेवाड़ा में आपका गामावाड़ा से, ठीक है, गामावाड़ा से आपका पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थानों, मतलब निम्नलिखित में से कहाँ पाषाण युग के मेहनीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए, तो करका भाट या करका भाटा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कबरा पहाड़ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कबरा पहाड़ है, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पंक्तिबद्ध मानव समूह, गेरुआ रंग के छिपकली घड़ियाल, उसके शैल चित्र प्राप्त हुए। इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग के मेहनीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपका करका भाट, है ना। बालोद जिले के करका भाटा, चिरराड़ी, सोरर, करही भदर, मुजगन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव के गढ़धनौरा और दंतेवाड़ा के गामावाड़ा से पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। सभी बातों को आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने बताया था बानाबरत, जो कि दुर्ग जिला में पड़ता है। तो बानाबरत से किसका आपका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, तो देखो रामगुप्त का तो प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त का भी प्राप्त हुआ है, समुद्रगुप्त का भी प्राप्त हुआ है। तो किसका प्राप्त नहीं हुआ है, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो याद रखना आपका 1972 में दुर्ग के बानाबरत से गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन कितने जो आपका 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1972 में गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो किसके हैं, कुमारगुप्त के हैं, रामगुप्त के हैं, चंद्रगुप्त के हैं। किसके हैं जी, आपका कुमारगुप्त, जो कि कुमारगुप्त के हैं। कुमारगुप्त के साथ साथ रामगुप्त के हैं, रामगुप्त के साथ साथ आपका चंद्रगुप्त के भी है, साथ ही साथ आपका समुद्रगुप्त के भी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या होगा आपका, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले, तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला, चीनी यात्री हेंग स्वान ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के सिरपुर और मल्हार का दौरा किया था। बिल्कुल सही आपका। कब किया था, 639 ईस्वी में। कब किया था आपका, 639, मैंने बताया था 639 ईस्वी में किया था, ठीक है। दूसरा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा भी आपका सही है ना। तो आपका कथन एक और कथन दोनों आपका सही है, कथन एक और कथन दो आपका सही है। चलिए अब मैं आप लोग को महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में बताता हूँ। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम क्या था, जब शिवगुप्त था। महाशिवगुप्त बालार्जुन का मूल नाम क्या था, शिवगुप्त
हर्षगुप्त था, ये आपको पहले चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम क्या था? हर्षगुप्त था। इसके पिता का नाम क्या था? हर्षगुप्त था। और माता का नाम क्या था आपका? वाष्टा देवी। ठीक है, इसके पिताजी का नाम क्या था जी आपका? शिवगुप्त। और माता का नाम वाष्टा देवी। इसके माता का नाम वाष्टा देवी था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कौन से धर्म का पालन करते थे? ध्यान रखना है आपका शैव धर्म का, ये आपका शैव धर्म का पालन करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पलारी में क्या किया था जी आपका? सिद्धेश्वर, पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का क्या किया था? इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, और एहोल प्रशस्ति के आधार पर इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था। ध्यान रखना, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को क्या किया था आपका? स्वीकार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके समकालीन शासक की बात करते हैं, अगर मैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक की बात करता हूँ तो ध्यान रखना हर्षवर्धन और आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, है ना। इसके मैं समकालीन शासक की बात करता हूँ तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन और दूसरा आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इनके समकालीन शासक हुए, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो चीनी यात्री हेंगस्वान ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के सिरपुर और मल्हार का दौरा किया था, बिल्कुल सही है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का मूल नाम शिवगुप्त था, पिता का नाम हर्षगुप्त, माता का नाम वाष्टा देवी। ये शैव धर्म का पालन करते थे, शैव मतावलंबी थे। और इन्होंने पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था, एहोल प्रशस्ति से हमको पता लगता है। और इनके समकालीन शासक हुए हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। और इन्होंने ही आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन ने आपका सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया था। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कलचुरी वंश के किस शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। कलिंग राज, रत्नदेव प्रथम, बहारेंद्र शाह और कुक्कल प्रथम। कलचुरी वंश के किस शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रत्नदेव प्रथम, जिसका शासनकाल था 1045 से 1065। इसका शासनकाल था 1045 से 1065, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने आपका रतनपुर को, ठीक है, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने आपका रतनपुर को अपनी क्या किया था? राजधानी बनाया था, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका रत्नदेव प्रथम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इससे पहले आपका राजधानी क्या था? आपका कलचुरी वंश का तुम्मान था। इससे पहले राजधानी क्या था आपका? तुम्मान था। अब एक क्वेश्चन आता है कि तुम्मान राजधानी से कौन कौन से शासक ने शासन किया था? तो तुम्मान राजधानी से आपका कलिंग राज जी ने आपका शासन किया था। कलिंग राज के बाद कमल राज जी ने शासन किया था। कमल राज के बाद आपका इसी रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था? इससे पहले देखो, आपका रतनपुर से पहले राजधानी कहाँ था? तुम्मान था। तो तुम्मान से आपका कलिंग राज ने, उसके बाद कमल राज और रत्नदेव प्रथम, इन तीनों ने क्या किया था? आपका शासन किया था। फिर इसी रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था? फिर रतनपुर को क्या किया जी? आपकी अपनी नई राजधानी बनाया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और रतनदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दिया जाता था। रतनपुर के शासनकाल में आपका रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को, रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर, है ना, कुबेरपुर या चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था। चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था, ये आपको याद रखना है ना। और इसकी, अगर मैं इसके पत्नी के नाम की बात करता हूँ, रत्नदेव प्रथम की पत्नी के नाम की बात करता हूँ, तो इनकी पत्नी का नाम नोनल्ला था, जो कोमो मंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री थी, है ना। इसकी पत्नी का नाम आपका नोनल्ला था, जो कोरोमंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री थी, है ना। ये आपको याद रखना है। तो कलचुरी वंश के शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाया, इसका सही आंसर आपका रत्नदेव प्रथम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन फनी नाग वंश राजवंश की राजधानी थी? सरभपुर, तुम्मान, आरंग या कवर्धा? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा फनी नागवंश राजवंश की राजधानी थी? इसका सही आंसर आपका कवर्धा हो जाएगा, जिसके संस्थापक कौन हुए? अहिराज। फनी नागवंश के संस्थापक कौन हुए? जो आपका अहिराज हुए, है ना। और इसी आपका फनी नागवंश को अहि मिथिला राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका अहि मिथिला राजवंश के नाम से, अहि मिथिला राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए मैं प्रमुख शासक के नाम बताता हूँ। फनी नागवंश के प्रमुख शासक के नाम सबसे पहले गोपाल देव, ठीक है, गोपाल देव। और इसी गोपाल देव के शासनकाल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था 1089 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है रामचंद्र देव, इसके प्रमुख शासक रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? अंबिका देवी। कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना
रखना है मोनिंग देव, ठीक है, मोनिंग देव। मोनिंग देव अंतिम शासक थे जो आपका ब्रह्मदेव से पराजित हुए थे। मोनिंग देव अंतिम शासक थे जो किससे पराजित हुए थे, ब्रह्मदेव से क्या हुए थे, जब आपको पराजित हुए थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कौन फणिनाग राजवंश की राजधानी था, तो आपको याद रखना है कवर्धा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्थापक कौन थे, आपका अहिराज थे, और इस राजवंश को अहिमिथिला राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख शासक गोपाल देव, जिसके समय में 1089 में आपका भोराम देव मंदिर का निर्माण किया गया। रामचंद्र देव जी ने आपका मड़वा महल में अंबिका देवी से विवाह किया था। और मोनिंग देव अंतिम शासक था जो कि ब्रह्मदेव से पराजित हुआ था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखिए, राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, सुकमा में, बस्तर में, कोंडागांव में या नारायणपुर में, चलो बताओ जी। राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका बस्तर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र पर चोल वंश के राजेंद्र चोल ने क्या किया था, आपका आक्रमण किया था, ठीक है। कब, आपका 11वीं शताब्दी में, लिख दे रहा हूं आपका 11वीं शताब्दी है ना, 11वीं शताब्दी में आपका राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में क्या किया था, आपका आक्रमण किया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1828 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। 1844 में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार के सामने खत्म हो गया था, और कैप्टन एडमंड 1830 तक छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे, और चौथा 1818 में दुर्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। बताइए कौन से कथन सही है ना, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कैप्टन एडमंड 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे, ये आपका सही है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा क्या आपका गलत है। कैसे, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 1828 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। 1828 में नहीं आया था, कब आया था, 1818 में आया था। कब आया था, 1818 में आया था। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1844 में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार के सामने खत्म हो गया। यहाँ पर 1844 में नहीं हुआ था, 1854 में नागपुर प्रांत ब्रिटिश प्रांत के अधीन हो गया था, है ना, याद रखना। 1854 में नागपुर प्रांत ब्रिटिश आपका सरकार के अधीन हो गया था। कब, आपका 1854 में। यहाँ 1844 बोला जा रहा है जो कि आपका गलत हो जाएगा। चौथा, 1818 में दुर्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। नहीं भैया, 1818 में दुर्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं थी, आपका रायपुर थी। कौन, आपको कहाँ थी, आपका रायपुर थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। पहला देखो, 1828 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, गलत है, 1818 में आया था। दूसरा, 1844 में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार के सामने खत्म हो गया था, जो कि गलत है। 1854 में आपका क्या हुआ था, आपका नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। तीसरा, कैप्टन एडमंड, इन्होंने आपका 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कार्य किया, यह सही है। चौथा, 1818 में दुर्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, गलत है। 1818 में रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए, किस राजवंश ने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाया था। चलो, किस राजवंश ने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाया था, इसका सही आंसर आपका पांडु वंश हो जाएगा, ठीक है। पांडु वंश जी ने, है ना। और पांडु वंश के बारे में आप लोग को बताता हूँ, सॉरी जी बोल दिया था। देखो पांडु वंश ने ना, तो किस राजवंश ने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाया था, इसका सही आंसर आपका पांडु वंश हो जाएगा। चलो, पांडु वंश के बारे में ध्यान रखना, इसका शासनकाल आपका 6वीं से 7वीं शताब्दी, ये आपको याद रखना है। पांडु वंश की अगर राजधानी की बात करता हूँ तो आपका सिरपुर हो जाएगा, सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदपुर, ठीक है। इसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, ये आपको याद रखना है। तीसरा, जो आपका पांडु वंश के जो आपका शासक हुए, किसकी उपाधि धारण करते थे, परम भागवत है ना, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। एक क्वेश्चन आता है कि पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। पांडु वंश का आदि पुरुष उदयन को बोलते हैं। किसको, उदयन को। कालंजर शिलालेख के आधार पर, है ना, कालंजर शिलालेख के आधार पर पांडु वंश का आदि पुरुष उदयन को माना जाता है। साथ ही साथ पांडु वंश का संस्थापक कौन हुए, तो इंद्रबल, इसके संस्थापक कौन हुए, आपका इंद्रबल हुए, ये आपको याद रखना है। और याद रखना, एक और क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके काल को बोलते हैं, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखना, छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता है। और ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके पिताजी का नाम शिवगुप्त, माता का नाम वाष्टा देवी था। इन्होंने सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। इनका आपका मैंने मूल नाम आप लोग को बताया था, इससे पहले मूल नाम बताया था आप लोग को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ मैंने
बताया था इसके बारे में कि ये आपका शैव मतावलंबी था, मतलब ये शैव धर्म का पालन करते थे और इनके समकालीन शासक पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार भी किया था। ये होल प्रेसिडेंसी से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के समय 639 ईस्वी में आपका ह्वेंग सांग छत्तीसगढ़ और मल्हार की यात्रा पर आया था, है ना। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसका अंतिम प्रश्न था, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।